तो भाई आज हम स्टार्ट करेंगे आगे। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? करंट तक पढ़ लिया था, पोटेंशियल यानी हिंदी में बोले तो विभवांतर तक पढ़ लिया था। आज हमारे पास नया टॉपिक है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि जब चार्ज फ्लो होता है, चार्ज यानी कि आवेश जब फ्लो होते हैं एक पॉइंट से, मान लो आपके पास एक पॉइंट ए और एक पॉइंट है बी, तो ए से बी जब चार्ज फ्लो होता है तो उसके रास्ते में जो आने वाली रुकावट होती है उसी को हम क्या नाम देते हैं? रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध। ठीक है, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन आता है उसी को हम क्या नाम देते हैं? रेजिस्टेंस नाम दे देते हैं या फिर प्रतिरोध नाम देते हैं। ठीक है, आवेश के प्रवाह में होने वाली रुकावट, उत्पन्न होने वाली रुकावट को हम प्रतिरोध कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस प्रतिरोध को हम दिखाते हैं आर से, इसको दिखाते हैं आर से, और इसका एसआई मात्रक होता है ओम, इसका एसआई मात्रक होता है ओम। ठीक है, ये इसका सिंबल होता है, और अच्छे से बना देता हूँ, जेरी का घर याद रखने की सबसे इजी ट्रिक है। ठीक है, इसके बाद रेजिस्टेंस या प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जो रेजिस्टेंस होता है वो सबसे ज़्यादा पहले डिपेंड करता है लेंथ पे, देन एरिया। दो यहाँ पर इसके मेन फैक्टर है, एक है लेंथ और एक है एरिया। तो लेंथ अगर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा? प्रतिरोध क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और अगर एरिया बढ़ाओगे तो क्या होगा? घटता जाएगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, भंडारे की लाइनों में लगने का सबको शौक है, बैंकों की लाइन में भी लोग लग जाते हैं। तो अगर भाई लाइन जितनी ज़्यादा लंबी होगी, धक्का मुक्की उतनी ज़्यादा होगी, यानी लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध क्या हो गया? बढ़ गया। और एरिया का केस ले लेते हैं, अगर कहीं छोटा सा ही रास्ता है निकलने का तो वहाँ भीड़ ज़्यादा होगी, और वहीं पर अगर सड़क चौड़ी है तो वहाँ पर निकलने में आसानी होगी। तो यानी एरिया बढ़ाओगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस या प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यानी इन दोनों फैक्टर को अगर हम कंबाइन कर दें तो आर आ जाता है हमारे पास L/A। इसके बाद भी कई ऐसे मटेरियल है, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, चाहे मैं इसकी लेंथ को, चाहे मैं इसके एरिया को कितना चेंज कर लूँ, पर इसका रेजिस्टेंस कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें से करंट पास हो जाए। तो ऐसे मटेरियल्स का रेजिस्टेंस हम क्या बोल देते हैं? इन्फिनिटी। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या पॉइंट आता है? थर्ड फैक्टर रोल प्ले करता है। जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटता है, जिसको हम समानुपाती बोल देते हैं, ठीक है, ये सिंबल जब हटेगा तो यहाँ पर एक नया कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकता या फिर रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बोलते हैं या फिर हिंदी में इसे बोलते हैं हम प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है? थर्ड है, ये थर्ड चीज़ है जिस पे डिपेंड करता है। यानी कि जैसे मेरे पास ये एक टाइम के लिए मार्कर है जो कि किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से बना हुआ है। आप इसकी लेंथ में, आप इसके एरिया में कितने भी चेंज कर लो, यहाँ पर से कभी भी करंट पास होने वाला नहीं है। यानी इसका नेचर कैसा है? इसको हम बोलेंगे इंसुलेटर है। ये ऐसे मटेरियल जिनमें से किसी भी हालत में करंट पास नहीं किया जा सकता, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? इंसुलेटर बोल देते हैं। हिंदी में इसे हम बोलते हैं कुचालक। ठीक है, इनका रेजिस्टेंस है, इनका प्रतिरोध कितना मानते हैं हम? अनंत, इन्फिनिटी मानते हैं। तो ये रो जो है वो एक तरीके से नेचर ऑफ द मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति को भी दिखाती है। ठीक है, यानी कि आप ये लेंथ और एरिया वाला जो केस लगाना चाहते हो वो आप मेटल की वायर पे लगाओ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लोहे की वायर है, तो लोहे की वायर की लेंथ को आप कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कम हो जाएगा। एरिया बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। लेंथ कम करोगे तो रेजिस्टेंस कम हो गया, ऐसे एरिया बढ़ाओगे तो भी प्रतिरोध क्या हो गया? कम हो गया। तो पहले के मुकाबले तेजी से करंट पास होगा। बट वहीं पर आपने एक प्लास्टिक का टुकड़ा ले लिया, आप कह रहे हो कि भाई उसमें से करंट पास नहीं हो रहे, तो आपको पता है अच्छा लेंथ की वजह से आपने उसकी लेंथ को मान लो इतना बड़ा था, उसको छोटा कर दिया, फिर आप कहते हो अभी भी पास नहीं हो रहे, तो आप कहोगे शायद एरिया जो है उसका कम है, मैं एरिया बढ़ा देता हूँ। आपने एरिया भी बढ़ा दिया, उसके बावजूद इसमें से करंट पास नहीं हो रहा। तो यानी ये एक तीसरी चीज़ है, वो क्या है? नेचर ऑफ द मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति। इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे मटेरियल पाए जाते हैं जिसमें से करंट कभी भी पास नहीं हो सकता। उसको कौन दिखाता है? रो दिखाता है। यानी रो ये क्या होता है? रेजिस्टिविटी या फिर प्रतिरोधकता। तो आर किसके इक्वल आता है? रो L/A। ये हमने पढ़ लिया। अब आपसे पूछता है रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता को डिफाइन करो। रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता क्या होती है? अगर आप लेंथ को 1 डाल दो और ए को भी 1 डाल दो तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? आर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे कांस्टेंट आपके पास आते हैं, स्थिरांक बोलते हैं हिंदी में इन्हें हम। बहुत सारे कांस्टेंट है, स्थिरांक आते हैं, उनको हम डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं? जो भी उनके साथ में लिखा है उनको तो हम 1 डाल देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली किसके इक्वल हो जाएंगे? इस तरफ वाले के। यानी कि आप कैसे डिफाइन करोगे? अगर कोई भी कंडक्टर है, सुचालक है, जिसकी लेंथ 1 हो, एरिया 1 हो,
उसका जो भी प्रतिरोध आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। तो इंग्लिश में एक बार डेफिनेशन बोल देता हूँ, इट इज़ द रेजिस्टेंस, ये वो रेजिस्टेंस है ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का जिसकी लेंथ यूनिटी है, एरिया भी यूनिटी है। ठीक है, हिंदी में ये उस सुचालक का प्रतिरोध है जिसकी लंबाई 1 है और एरिया भी कितना लेके चलते हैं हम, उसका 1 लेके चलते हैं। अब कई बार एरिया में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इस एरिया की बात करें, एरिया कौन सा लेते हैं, ये वाला अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इंग्लिश में से हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। हम इस एरिया की बात करें, ना कि इस पूरे एरिया की। ठीक है, अब कई बार आप अरे यार एरिया तो क्या, इसको पतला कर देता हूँ, एरिया में कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एरिया कौन सा बात करते हैं हम, ये वाला जो वायर आप काट दोगे सिलेंड्रिकल शेप में, जो सर्कुलर शेप का एरिया होता है उसकी बात करते हैं, इसी को हम क्रॉस सेक्शन एरिया भी कहते हैं। ठीक है, लेंथ लंबाई है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया वाला है, रो नेचर ऑफ द मटेरियल दिखाता है, तो आर किसके इक्वल आ गया, रो एल बाय ए। इस बार ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी है, तो उसी में आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बताओ रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। तो एसआई मात्रक निकालने का सिंपल तरीका क्या है, आर को आप क्या पुट करोगे, रो, एल को क्या पुट करोगे, मीटर, एरिया को क्या पुट करोगे, मीटर स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ गई, रो मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो वैल्यू क्या आ गई, मीटर ओम, या फिर लोग इसे ओम मीटर भी पढ़ लेते हैं। तो यानी कि रो का एसआई मात्रक क्या है, ओम मीटर। हिंदी में हो या इंग्लिश में ओम मीटर ही पढ़ेंगे आप इसे। तो ये आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद रेजिस्टेंस के बाद कुछ कंसेप्ट है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, दैट इज ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास एक सर्किट है, उस सर्किट में आपने एक बैटरी लगाई जिसका पोटेंशियल है V, विभवांतर कितना है V। यहाँ पर आपने मान लो कि एक तरीके का बल्ब बना लिया, ठीक है, और ये आपने पूरा कर लिया, इसे यहाँ पर एक की लगा देते हैं जो कि क्लोज है। अब कहता है अगर आपने यहाँ पर V पोटेंशियल की बैटरी लगाई है, ठीक है, जनरली लोग सीधा पढ़ देते हैं, अच्छा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको कैसे पढ़ना है, अगर आपके पास एक सर्किट है जिसमें V पोटेंशियल की बैटरी लगी हुई है, V पोटेंशियल की बैटरी लगी, विभवांतर सेल मान लो, बैटरी मान लो, और उसकी वजह से इसमें से I करंट पास हो रहा है, ठीक है, I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, I के। ये होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का या ओम का नियम क्या है, यदि किसी, हिंदी में बता देता हूँ, यदि किसी विद्युत परिपथ में V विभवांतर लगाने पर I विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब V समानुपाती होता है I के। समान अनुपात का मतलब जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोले कि इफ देयर इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, वहां पर कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, एंड इफ V इज द पोटेंशियल अप्लाइड एंड I इज द करंट फ्लोइंग, V पोटेंशियल अप्लाई करने पे I करंट पास होता है, आप बैटरी लगाते हो उसकी वजह से करंट पास होता है, तो V पे V जो होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, I के। आप करंट बढ़ाओ V बढ़ेगा, ठीक है, या V बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल जैसे ही आप हटाओगे, यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आएगा। अब बच्चे पूछ लेते हैं कि कांस्टेंट कहाँ से आते हैं, कि हम अपनी मर्जी से कांस्टेंट लगा सकते हैं? नहीं, कांस्टेंट वो लगाए जाते हैं जो वहाँ पर रिलेट करते हो। अब इसमें एक चीज़ और आ जाएगी, क्या, यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट आ सकता है, R, क्योंकि विद्युत जो होती है, जो करंट होता है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इसीलिए यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी के तौर पे कौन आता है, R आता है। जैसे पिछले वाले केस में रो लगाना पड़ा, नेचर को दिखाता है, क्योंकि नेचर अगर उसका इंसुलेटर का है, कुचालक का है, तो आप कितनी भी लेंथ एरिया में बदलाव कर लो, आपको वहाँ पर करंट फ्लो होता हुआ नहीं दिखाई देगा। सेम केस यहाँ पर है कि V I के तो है, बट वहाँ पर एक फैक्टर और रोल प्ले करता है, दैट इज R। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का समानुपात का सिंबल हटते ही क्या आ जाता है, V इज इक्वल टू I R। हमारे पास अब कुछ फॉर्मूले हो गए हैं। पहला फॉर्मूला था I इज इक्वल टू Q बाय T, जो करंट का था। दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास V इज इक्वल टू W बाय Q, ठीक है, जो कि पोटेंशियल का था। तीसरा अभी हमने पढ़ा R इज इक्वल टू रो L बाय A, और ये चौथा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल आते रहेंगे। ठीक है, हो सकता है आपसे SI यूनिट पूछ ले, हो सकता है आपसे ये वाले टर्म पूछ ले। ठीक है, ये हो गए इसके केस। नेक्स्ट आता है आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आता है, बट उससे पहले एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको हमें पढ़ लेना चाहिए, दैट इज पावर। पावर ऑफ सर्किट क्या होती है, किसी भी सर्किट की जो पावर है वो किसके इक्वल आती है, V इंटू में I। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, किसी भी विद्युत परिपथ की विद्युत शक्ति जो है वो विभवांतर और विद्युत धारा के प्रोडक्ट के इक्वल आती है, तो V इंटू में I आ जाएगा। तो P किसके इक्वल आ गया, V I। ठीक है,
P किसके इक्वल आ गया, V इंटू आई। पावर को हम किस में मेजर करते हैं, वाट में, ठीक है। तो पावर का SI मात्रक क्या होता है, वाट, कैपिटल W से इसे दिखाते हैं, ठीक है। V इंटू में आई। अब यहाँ से कितने फॉर्मूले बना लो आप, आपका मन चाहे तो V की जगह पे आप IR डालो। अभी ओम्स लॉ पढ़ा है, आप V की जगह पे क्या डाल सकते हो, IR डालते ही फॉर्मूला बन जाएगा IR इंटू में I, दैट इज I स्क्वायर इंटू में R। अब आप चाहो तो I की जगह पे V बाय R भी लिख सकते हो, वही आपका क्या बन जाएगा, V इंटू में V बाय R, दैट इज V स्क्वायर बाय R। तो ये आपके 3 फॉर्मूले बन गए। आपसे कई बार पेपर में ऑप्शन दे देगा, बताओ इनमें से कौन सा पावर का फॉर्मूला नहीं है, विद्युत शक्ति हिंदी में बोल देते हैं, इसमें से कौन सा पावर का फॉर्मूला नहीं है, वो ये लिख देगा और एक जगह लिख दिया उसने VR स्क्वायर, तो आपको पता है ये इसका फॉर्मूला नहीं है। तो फॉर्मूले बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप क्या करोगे, ये भी रटो, ये भी रटो, ये भी रटो, रटने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला याद रखो, उसी में V की जगह पे एक बार IR रख देना, एक बार I की जगह पे V बाय R रख देना, ये आपको पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूले दिखा देगा, ठीक है। ये हो गया पावर का फॉर्मूला, ठीक। इसके जस्ट बाद एक नया रूल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका क्या कहते हैं, ओम्स लॉ होता है, सेम वैसा ही है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। तो जूल का तापन नियम हिंदी में बोलते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। जूल ने कहा था कि अगर कोई भी आप मटेरियल ले लो, आप फोन चलाते हो, टीवी, लैपटॉप, इतनी सारी चीजें चलाते हो, आप उसे थोड़ी देर चलाओगे वो हीट करता है, ठीक है। तो हीट करता है, तो उन्होंने क्या बोला, जो हीट होती है, कितनी अमाउंट में हीट वहां पे बनेगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। कैसे, अगर करंट जितना ज़्यादा फ्लो होगा वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा हीट होगी। आपने देखा होगा कि जो हाई वोल्टेज अप्लाइंसेस होते हैं, करंट वहाँ ज़्यादा है तो वो हीट ज़्यादा करते हैं। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा करेंगे। इसका एप्लीकेशन आपके पास सिंपल है, जो प्रेस हम यूज़ करते हैं, जो हीटर हम यूज़ करते हैं, जो रोड घर में यूज़ करते हैं, उनका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर हीट ज़्यादा बनती है। और तीसरा पार्ट टाइम का तो आपको पता है, जितनी ज़्यादा देर आप फ़ोन को चलाओगे, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस को चलाओगे, तो उसमें उतनी ज़्यादा हीट निकलेगी। तो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। इन तीनों को अगर मैं कंबाइन करके लिख दूँ तो क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R T। और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाने के बाद कोई कांस्टेंट नहीं आता, ठीक है। तो H की वैल्यू क्या हो गई, I स्क्वायर R T। और H को भी हम, H की SI यूनिट क्या है, जूल, ठीक है। ध्यान रखना, वर्क की, एनर्जी की और हीट की, इन तीनों की जो SI यूनिट होती है वो जूल ही होता है। तीनों को हम जूल में ही मेजर करते हैं, ठीक है। जूल इन तीनों का ही SI मात्रक होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है इनमें से किसका SI मात्रक जूल नहीं है, हीट लिख देगा, एनर्जी लिख देगा, वर्क लिख देगा और पावर लिख देगा, तो पावर इसका आंसर नहीं है। हो सकता है कोई और लिख दे, बट ये तीन है, इन तीनों का जूल होता है। इनके अलावा बाकी आपके पास इस चैप्टर में कुछ नहीं है जिसका SI मात्रक जूल, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट एक छोटा सा टर्म और होती है, पावर को हम एक फॉर्मूला और पढ़ते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। यूनिट समय में किया गया कार्य पावर कहलाता है। तो पावर इज इक्वल टू W बाय TB होता है, जिसे हम क्या लिख देते हैं, वर्क को लिख सकते हैं एनर्जी, एनर्जी बाय टाइम। तो एनर्जी किसके इक्वल आ जाती है, पावर इंटू में टाइम, ठीक है। ये पॉइंट आ जाते हैं। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।